आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का वापस से आज स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही फेमस कहावत है, आए दिन हम सुनते रहते हैं, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जब हम इस बदलाव की बात करते हैं, आगे बढ़ते रहने की बात करते हैं, मैं एक्चुअली में ये पूछना आपसे चाहता हूं, मैं तो बताऊंगा ही, क्या आप मानते हैं क्या बदलाव हो रहा है और कैसे देश आगे बढ़ रहा है? कोई भी बता सकता है हाथ खड़ा करके, कोई बताना चाहेगा? क्या बदलाव देखते हैं आप देश के अंदर? कैसे आगे बढ़ रहा है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी, एनीवन? नहीं, बदलाव नहीं देखते हैं आप देश में? बताना चाहेंगे जी, क्या बदलाव देख रहे हैं आप, कैसे आगे बढ़ रहा है देश? सर, मेरा नाम मनीषा चौधरी है और मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भारत है, अगर अपन भारत की बात करें तो बहुत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिसके अंदर अगर अपन बात करें कि हर फील्ड के अंदर एआई का यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो कुछ भी चीज़ है वो बहुत ईजी होती जा रही है और टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। अपन अगर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम के अंदर अपन को उसका बेनिफिशियल प्रोडक्टिव तरीके से मिल जाता है। हाँ, क्या बात है, तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। तो मनीषा, बिल्कुल आपने सही बात कही, इस बात से मैं भी बिल्कुल अग्री करता हूं। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बदलाव कहां पर आप देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन की बात करें, हमारी टेक्नोलॉजी की बात करें, और आगे बढ़ने की जब हम बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं युवा साथियों के, तो 65 to 70% पॉपुलेशन अपने आप को एआई से इंटीग्रेट कर रही है। नॉलेज शेयरिंग आज के टाइम पे डिजिटल हो चुका है। आप आज ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचते हैं और इसीलिए हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है, बदल भी रहा है और तरक्की की नई परचम खोले जा रहा है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हो चुके हैं, 4th बहुत जल्दी होने वाले हैं और हमारा भारत देश बहुत जल्दी नंबर 1 भी बनेगा। ताली एक बार जोरदार होनी चाहिए इस बात पे। तो चलते हैं, प्रश्नोत्तरी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से सवाल आएंगे, आप लोग हाथ खड़े करेंगे और सही जवाब आपको ये पुरस्कार की तरफ आगे पहुंचाएगा। तो तैयार हैं आप लोग? शुरू करें? yes, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा दीजिए। तैयार हैं आप लोग? yes, क्या बात है, आवाज पूरी गूंजनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान से प्रश्नोत्तरी का प्यार मिलता है, तो हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। एक बार वापस से जोरदार ताली अपने लिए प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ, और मेरा पहला सवाल जो आ रहा है वो भारत के संविधान यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। संविधान जब हम बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं हम, हमारे लॉ राइट्स को। हाँ, सो मैं चलिए आपसे पूछता हूँ जी। 448 संविधान कुल। ओके, अनुच्छेद 448 है, 448। अपना नाम बताइए। योगेश यादव। योगेश, ओके। कोई और बताना चाहता है या सही लग रहा है आपको इनका जवाब? सही है, तो योगेश वाला गिफ्ट जा रहा है, पास आ जाए। योगेश के लिए एक बार तालियां जोरदार जाए, बिल्कुल सही जवाब है। खुशी मिल जाती ना, हंसी आ जाती है चेहरे पे, जैसी पुरस्कार दूर जा रहा था तो उतना ही दुख हो रहा था। प्रे कर रहे थे भगवान से, ये क्या हो भगवान, शायद जवाब तो मेरा सही था। तालियां एक बार वापस से जोरदार हो जाएं भाई।
448 448 बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अनुच्छेद हैं जिसमें से 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में 104 संशोधनों के साथ में जो आपने बताया, एक कह सकते हैं जटिल ढांचा भी है इसका, लेकिन ये हमारे भारत को जोड़े रखता है, हमें बताता है हमारी राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं जो हमें दिशा निर्देश भी देता है और हमें पूरी दुनिया में शायद डिफरेंट बनाता है। एक बार तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। चले बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ। मेरा दूसरा सवाल आ रहा है स्वच्छ भारत को लेकर। कितने लोगों को पता है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में? आई गेस शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। सबने हाथ खड़ा कर दिया है। हाथ नीचे कर दें, अब सवाल आने वाला है उस पर हाथ खड़ा करिएगा आप। सवाल मेरा यह आ रहा है कि आपको मुझे बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? करी किसने थी? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करी गई थी, लेकिन इन्होंने किस दिन करी थी और किस वर्ष करी थी? कहानी में ट्विस्ट है, आपको दिन और वर्ष दोनों बताना है। इधर देख ही नहीं रहे, बड़ी सजी दीदी आई हैं, देख लिया, भगवान ने सुन लिया आपकी। जी, मेरा नाम ललिता कुमावत है, मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। स्वच्छ भारत अभियान की मतलब 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। ओके, पक्का? यस। और कुछ ऐड करना है? आपने स्वच्छता करी? आप ध्यान रखते थे स्वच्छता का? यस। माता रानी की सौगंध? हाँ। हाँ रखती थी मैं, पुरस्कार आ गया तो सब अभी हाँ हाँ निकलेगा। अच्छा, नाम क्या था आपका? ललिता कुमावत। ललिता, सही जवाब है ललिता का? तालियां एक बार जोरदार बजा दो भाई ललिता के लिए। पीछे से बोल रहे, बोले हम भी तो बोल रहे थे, हमारी तो सुनी नहीं आपने। नहीं, वो कान यहाँ पास में थे ना, यहाँ अभी मैं आऊंगा, पीछे भी आऊंगा, लेकिन तालियां वापस एक बार जोरदार हो जाएं। बिल्कुल सही जवाब है। 2 अक्टूबर 2014 बिल्कुल सही आपने जवाब दिया ललिता। इस दिन देश भर में व्यापक तौर पे एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक के अंदर जागरूकता फैलाना तो था ही कि जागरूक रहें वो, और साथ ही साथ में स्वच्छ भारत ये एक जो मिशन है इसको हम अकम्प्लिश करें और स्वच्छता के तरफ हर एक भारतवासी अगर बढ़ेगा तो स्वच्छ भारत का ये जो नारा है ये संपूर्ण होगा। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर सवाल जवाब चल रहे हैं, एक सवाल जरूर आता है और वो जुड़ा हुआ होता है फाइनेंस से। तो आज आप सभी के बीच में मैं एक शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो हमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां फॉर बिस्वजॉय चटर्जी, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। तालियां प्लीज एक बार जोरदार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। वी लव यू सर, इसीलिए आपको हम बार बार याद करते हैं जिससे कि हम जो आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन है वो बहुत हमारे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा सकें। आज फिनटेक की हम बात मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, कैसे फाइनेंस को विद टेक्नोलॉजी इस 21st एरा में मैनेज किया जाए, उसके बारे में आपके व्यूज सर मैं जानना चाहता हूं। देखिए, फिनेंस के साथ टेक्नोलॉजी की बात आए तो ये चीज़ कोई नया नहीं है। मान लो हम बैंक ना जाके वी सिंपली फ्रॉम आवर फोन के जरिए अकाउंट खोल देते हैं, वही फोन के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे अकाउंट को मॉनिटर करते हैं, तो वो चीज़ टेक्नोलॉजी हुआ और फिनेंस भी हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है फिनटेक, ये शब्द थोड़ा नया है। जब से ये एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फाइनेंस को हम बेटर मैनेज कर सकते हैं, तब से ये फिनटेक टर्म थोड़ा पॉपुलर हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मान लो हम इंश्योरेंस परचेस करते हैं और हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे कैसे इजीली होगा? हम गाड़ी चलाते हैं, कार इंश्योरेंस खरीदेंगे, तो मेरे पास मेरे फोन है और गाड़ी के अंदर एक ब्लैक बॉक्स भी लगाया जा सकता है। तो मैं कितना गाड़ी चलाता हूं, कितना तेजी से चलाता हूं, कितना रैश ड्राइविंग करता हूं, कितना इजी स्मूथ ड्राइविंग करता हूं, ये पूरे चीजें ड्राइव कर सकता है कि मैं कार की इंश्योरेंस कितने पैसे का खरीदूं। तो ऑटोमेटिकली ये जरिए हमें गाइड किया जाएगा कि आप इतने पैसे का एक कार इंश्योरेंस खरीदो।
और मैं कितना तेजी से गाड़ी चलाता हूं, ये इसके जरिए मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी गाइडेड होता है कि मैं कितना तेजी से गाड़ी चलाता हूं। Nice. और मैं कितना ट्रैवल करता हूं, यह भी डिपेंड करता है कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस कितना होगा। मैं कितने बार हॉस्पिटलाइज हुआ हूं, यह भी ट्रैक किया जा सकता है मेरे फोन के जरिए। दैट ऑल्सो विल डिटरमाइन कि मैं कितने पैसे का लाइफ इंश्योरेंस खरीदूं। तो ये पूरा चीज लेके अगर एक रोबोट मुझे गाइड कर सकता है कि मैं कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट करूं या इंश्योरेंस खरीदूं, तो वो फिनटेक होगा। अब आया इन्वेस्टमेंट का, थोड़ा जल्दी से बोलूं। मान लो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं, तो आप लोग शायद पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके आप जॉब के लिए जाओगे। तो जॉब में आप जब जाओगे, आपके बॉस आपको पूछे कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मुंबई में मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, क्या मैं करूं, कितने दिनों में मेरा पैसा रिटर्न आएगा। बॉस विल एक्सपेक्ट कि आप लोग आंसर करोगे, लेकिन आप कैसे आंसर करोगे? आप गूगल सर्च करने बैठे कि इस तरह का कोई पहले बिजनेस हुआ है तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने दिनों में प्रॉफिट हुआ है, उसके बेसिस पे आप एक ग्राफ बना के अपने बॉस को दिए। कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 1 महीने लग जाए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐप आ गया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप आ गया है जिनके जरिए आप आपके बॉस को इजीली आंसर दे सकते हो, जो आपको बोल देगा, ग्राफ के साथ बोल देगा कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट आपको 5 साल में प्रॉफिट कमा के देगा। वो आप कितने टाइम में कर सकते हो? 10 मिनट में कर सकते हो। तो वो चीज अगर आप कर पाओ तो वो फिनटेक हुआ। तो दिस इज हाउ फिनटेक इज बीइंग डन। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि लक्ष्मी माता की जब बात आती है तो ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है और उसको कैसे मैनेज करना है। एक बार तालियां वापस से जोरदार होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो प्रश्नों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, जयपुर एंड कोलकाता। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चलिए, मेरा अगला सवाल आ रहा है भारत के एक प्रदेश को लेकर के। आपको मुझे बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे छोटा है। अब तो बोल के बुलाया जा रहा है कि उसकी बोल तो हम मुझे को भी आओ। ये अरे अरे भाई आ गया मैं यार। हाँ 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 आ गया मैं, उठ के आया था अभी। हाँ हाँ बताइए। गोवा। गोवा? कभी आप गए गोवा? नहीं। जाने की इच्छा तो जरूर होगी। क्या पता भविष्य में चले भी जाए। नहीं भविष्य में नहीं, आप बताइए इच्छा है या नहीं है? इच्छा तो है। इच्छा तो है, क्यों नहीं होगी, इतनी अच्छी जगह है। अच्छा कंफर्म, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंकित। अंकित है, तो ये अंकित मतलब इस जवाब पे कर दिया जाए कि बिल्कुल सही जवाब है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए भाई इनके लिए। अंकित के पास जब मैं था, गोवा की बात कर रहे थे, अंकित मुस्कुरा भी रहे थे, कह रहे थे सर जाना तो कौन नहीं चाहता गोवा। अब आपने एकदम से पूछ लिया सवाल। मैं जवाब तो दिया था, आपने ये पूछ लिया कि जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा शायद भविष्य में। नहीं सीधे सीधे बताओ। हाँ हाँ। फिर अंकित ने अच्छा ये नहीं बोला क्या आप लेके चल रहे हो क्या? हैं पूछने वाले थे? नहीं सीरियस क्यों? अब तो इनाम मिल गया। तालियां एक बार जोरदार हो जाए भाई इनके लिए। जी हाँ, देश के सबसे छोटे राज्य का जो दर्जा है वो प्राप्त है गोवा को। गोवा ये ऐसा राज्य है जो इस देश का सबसे छोटा राज्य है जिसको दर्जा प्राप्त है। बताना चाहता हूँ इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 3702 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा राज्य है, कोई बताना चाहेगा वो कौन सा है? कोई भी? आऊं या नहीं आऊं? देखो अभी हाथ उठ रहे हैं। मुझे मेरा सवाल वापस सुन लीजिएगा। दूसरा राज्य, गोवा पहला है, दूसरा कौन सा है?
चलो इनाम दे दूंगा मैं, ये मैं आपको ब्रीफ करता लेकिन मैं इनाम दे दूंगा। उस साइड आते हैं, आ जाओ। अरे नेकी और पूछ पूछ। इसके बाद आते हैं यार, इसने पहले हाथ खड़ा किया था ना। आ जाओ। कमजोर कुछ खाते क्यों नहीं? कमजोर हम तो नहीं है, ऐसा तो अच्छा है। कमजोर का है भाई, ऐसे ही। हाँ, बदनाम कर रहे हो आप। हाँ बताइए। सिक्किम। सिक्किम, इसका कुछ बता सकते हैं कितने किलोमीटर का एरिया है? कुछ आइडिया? नो आइडिया सर। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मत पूछो सर, इनाम आ चुका है। अब नाम बताइए अपना। अभिषेक कुमावत। अभिषेक के लिए तालियां भी एक बार जोरदार हो जाएं। आप ही का है। अभिषेक इतना हिचकिचा क्यों रहते हैं इनाम लेने में? मम्मी ने मना किया था घर से कि कुछ भी मिले अनजानों से कुछ लेना मत। ऐसे कर खड़ा मैं कह रहा हूं इनाम लो। अब बड़े हो गए हो आप ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कैमरे के सामने हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तालियां एक बार जोरदार हो जाए इसके लिए प्लीज। सही बताया आपने। सिक्किम राज्य दूसरा राज्य है जिसका क्षेत्रफल है 7096 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है एंड सो ऑन, बाकी राज्य हैं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। लेकिन प्रश्नोत्तरी को जो प्यार मिलता है सिर्फ देश में नहीं मिलता है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं जब दूरदर्शन पे हमारे साथ में इंटरनेशनल लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी का पार्ट बने। मैं ऐसे ही एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अब मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, अदरवाइज शी विल नॉट अंडरस्टैंड। So we have Blanca with us from Spain, and I would like to request Blanca to please come on stage. Please have a huge round of applause for Blanca. Hello. Blanca, welcome to India. Welcome to Prashnotri. Is it your first time to India? Yes, it's my first time. It's your first time to India. Okay. How did you find India? And if you don't mind sharing, what exactly you're doing here? Well, I love India because I think the people are so helpful and yes, kind. we are. Yes. And they always make sense like welcome. And I think the mix of food, culture, and traditional is amazing. So Okay. India is a country makes you feel alive. So मैंने इनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आप इंडिया में पहली बार आई हैं? इन्होंने कहा हाँ। मेरा दूसरा सवाल था कि आप इंडिया आपको कैसा लग रहा है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा वेलकम करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं, फेस्टिवल्स बहुत अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं। तालियां बजाओ यार, अपनी तारीफ हो रही है। ओके, इतनी भी तालियां मतलब बज गई, खुशी मिल गई, हमारी तारीफ होगी। बट नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, what message do you want to give to your friends and family in Spain, because they would also be watching this show, and what message you want to give it to your Indian audience, friends, family members? Okay, so to my friends and family in Spain, Hola. Hola. I want to send love and tell them in the future they must to visit India one day because it's amazing. And for my friends in India, say thank you for helpful and kindness to show me the amazing country. Yes. Thank you so much. Please एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Thank you, Blanca. Thank you so much. So मेरा लास्ट सवाल जो इनसे था, मैंने इनसे पूछा कि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को स्पेन में क्या कहना चाहती हैं? और मैंने जब ओला बोला, इट मीन्स हेलो होता है। और फिर मैंने पूछा कि आप इंडिया में जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती है? तो इन्होंने बोला कि स्पेन में तो मैं सबको बोलूँगी विथ लव, और आप ज़रूर इंडिया विजिट करें, बहुत सुंदर कंट्री है। और इंडियंस को बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, आप इसी तरह अच्छे बने रहें, और बहुत अमेजिंग लोग हैं आप, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, आप इस तरह सबका कल्याण करते हैं। तालियां प्लीज़ एक बार ज़ोरदार हमारे लिए होनी चाहिए। चलिए चलते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है भारत के पड़ोसी देश से, यानी कि नेपाल से। नेपाल के बारे में सब जानते हैं? यार क्यों नहीं जानते? पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे मित्र हैं। कितने लोग गए हुए नेपाल? एक गया हुआ है। कैसे एक हाथ खड़ा हुआ है? वो छोटी सी है इसलिए दिख नहीं रही आपको, बट हाथ कर थोड़ा ऊंचा, हाथ, हाँ दिख गया आपको, हाथ दिख गया होगा ना। हाँ
चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मेरा नेपाल से जुड़ा हुआ है। आपको मुझे बताना है कि पशुपतिनाथ मंदिर, मैंने आपको हिंट तो दे दिया है कहां पर होगा ये जो मंदिर परिसर है किस नदी किनारे में स्थित है? कहां स्थित है ये तो मैं आंसर कर चुका हूं, बट नदी का किनारा अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। इधर नहीं आया यार मैं। हाँ जी, मेरा नाम यशिका शर्मा है और इसका आंसर है भागमती नदी। भागमती नदी। हाँ, भागमती भागमती। भागमती नदी, पक्का कंफर्म है आप? यस। नाम क्या बताया आपने अपना? यशिका शर्मा। यशिका। यशिका का जवाब सही है? सुना ही नहीं, भागमती नदी बताया उन्होंने, सही बताया। चलो तो तालियां हो जाए जोरदार वाली। ये बताओ, सुनाई इसलिए नहीं दिया कि सुनना चाहते नहीं थे कि मेरे पास नहीं आए, या सुनाई इसलिए नहीं दिया कि सच में आवाज नहीं आ रही थी? सच में आवाज ही नहीं आ रही थी। अरे भाई थोड़ा तेज बोलिए, आपके पीछे जो लोग बैठे हैं उनको आवाज नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार हम तेज बोलेंगे, बट एक बार तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। जवाब में थोड़ा सा सही करना चाहता हूं, ये भाग नहीं है, ये ब है, बाग। तभी मैंने बोला भाग, आपने कहा भाग, तो भ नहीं है, ब है, ब। बागमती नदी इसको कहा जाता है, बट कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन का था इसलिए मैंने आपको अवार्ड दे दिया। बागमती नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है, और मैं बताना चाहता हूँ हिंदुओं के लिए बहुत ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हिंदू की श्रद्धा बहुत रखते हैं। वहाँ जाकर के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वहाँ पर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी, और लोग इंडिया से भी काफ़ी लोग नेपाल जाते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जब मैं गया तो मैंने देखा बहुत सारे हिंदुस्तान से लोग थे। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल। फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, और इस मंदिर का ये मानना है कि आप श्रद्धा सबूरी के लिए आए, फोटोग्राफी के लिए ना आए, भगवान से कुछ मानने आए। तो भगवान को मानते सभी हैं, लेकिन बस फॉरेनर्स के लिए ये कंडीशन है कि आप नहीं जा सकते, बट हम सब बिल्कुल जा सकते हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी मेरा नेपाल के आसपास से जुड़ा हुआ आ रहा है। नेपाल के आसपास जब बोलूं तो नेपाल में भी है, बट काइंड ऑफ। आपको मुझे बताना है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन शिखर माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर की है? सबसे ऊंचा है दुनिया का, लेकिन उसकी ऊंचाई कितने मीटर की है? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अच्छा लग रहा है? अरे इसको बुलाओ सर, ये कैमरे में अच्छा लगेगा, ये अच्छा लग रहा है। अभी मैं आता हूँ ना, अभी आता हूँ। पीछे वाले यार मुझे आगे आ जाएंगे वो। चलो तो आपके पास आ गया, शांति मिल गई बहुत ज्यादा, बहुत। हाँ, दिल गार्डन हो गया। बाग की भी बात भी हुई थी। हाँ बताइए सर। 8,849 किलोमीटर। नाम बताइए अपना। इदरीस। क्या नाम? इदरीस पठान। इदरीस पठान। यस सर। चलिए तालियां भाई जोरदार हो जाए इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब है इनका। पीछे वाले को दे रहे, पीछे वाले को क्यों दे रहे थे? कि मतलब उसने हाथ नहीं खड़ा किया, मुझे मौका दिया इसलिए दे रहे थे? हाँ जे इसके लिए हाथ खड़ा किया कि तुम जवाब दे पाओ, उसको दे पाओ अवार्ड। अरे यार ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तालियां प्लीज एक बार जोरदार होनी चाहिए। वो देखिए अवार्ड दिखा रहे हैं, दोबारा दिखाओ एक बार। ये देखिए आप, मेरा दोस्त जीता है यानी मैं जीता हूं भाई। तालियां जोरदार प्लीज, कम ऑन जोरदार। (8,849 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा एवरेस्ट माना जाता है। माउंट एवरेस्ट हम सब जानते हैं कि इस वर्ल्ड में नाम रखता है, ख्याति रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी ऊंचाई और सौंदर्य एक्चुअली में देखा जाए तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और सिर्फ नेपाल के लोग या इंडिया के लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग एक इच्छा रखते हैं कि इस पर्वत को ना सिर्फ वो देखें, बल्कि अगर हो सके तो उसको जाकर के चढ़ें और सबसे ऊंचे शिखर पे जाकर के अपना परचम लहराएं, नाम लहराएं, नाम बनाएं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए अब क्योंकि सवाल हो चुका है, मैंने परचम की बात कर ली है, मैंने ऊपर चढ़ने की बात कर ली है, तो क्यों ना नेक्स्ट सवाल मैं इसी का ले लूं। देखते हैं कितने लोगों को पता है। आपको मुझे बताना है कि माउंट एवरेस्ट पे
सबसे पहले चढ़ने वाली, ऊपर शिखर को छूने वाली, पहुंचने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? भारतीय बताना है। महिलाओं से पूछूंगा मैं ये बात। महिलाओं ने हाथ खड़ा किया है तो उनकी बात है, ऐसे थोड़ी ना है। जी जी, आप बताइए। बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, या नाम बताइए अपना। डॉक्टर नामिका बेनीवाल। ओके, कंफर्म है आप? यस सर। आप बता सकते हैं कब चढ़ा था? कुछ आइडिया, ये आइडिया कब चढ़ा था, कब हुआ था? नहीं सर, ईयर का आइडिया नहीं है, बट व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड तो मैंने ये जीके की बुक में पढ़ा था। 3rd स्टैंडर्ड में जीके की बुक में पढ़ा था, आज भी काम आ रहा है। देख लीजिए आप, प्रश्नोत्तरी कितने अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आता है कि आपके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, ताज़ा रहते हैं। तालियां एक बार जोरदार मैम के लिए हो जाएं। कांग्रेचुलेशन। तेईस मई 1984 मैंने आपसे डेट पूछी थी, वो इसलिए पूछी थी। 23 मई 1984 को आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही था। बचेंद्री पाल, इन्होंने इस शिखर पे परचम लहराया था, ये वहाँ पहुँची थी और ये पहली महिला, अगर हम भारतीय महिला की बात करें तो वो थी जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बताना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं होता है। वहाँ तक जाने के लोग सपने देखते हैं, बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और एक महिला का 1984 में ये करना, एक तरह से आप कह सकते हैं बेंचमार्क स्थापित करना था महिलाओं को लेकर के कि आपको संघर्ष अपने जीवन में जारी रखना है, हार नहीं माननी है। कोई भी शिखर एक महिला के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी शिखर या सबसे ऊपर शिखर पे भी अपना परचम लहरा सकती है। तालियां सभी महिलाओं के लिए जोरदार होनी चाहिए प्लीज। जोरदार होनी चाहिए महिलाओं के लिए तालियां प्लीज। चलिए, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है यहाँ पे? हाथ देखिए आप, 90% लोगों को खड़ा हो गया। 10% ने बोला और भी हैं। सितोलिया पसंद है बाकियों को? अच्छा, चलिए, मेरा सवाल जो आ रहा है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि T20 20 ओवर का एक खेल होता है, इसका फॉर्मेट होता है। उसमें आपको ये बताना है कि सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। T20 के अंदर सबसे तेज इन्होंने शतक लगाया हो, वो खिलाड़ी का आपको मुझे नाम बताना है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, भगवान सुनेंगे एक दिन। नहीं, आपसे पूछता हूं मैं जी। साहिल चौहान। साहिल चौहान, अच्छा। कौन है ये? बोले कौन है ये? क्रिकेटर ही होगा यार, बैडमिंटन तो नहीं खेलता होगा, तभी तो उसने T20 में। अच्छा, पक्का आप कंफर्म है? नाम बताइए अपना। सुमित कुमार। सुमित, साहिल सुमित, सा से ही नाम है। सारे सा वाले टैलेंटेड तो होते ही है ना। हाँ, चलिए एक बार तालियां जोरदार हो जाएं, बोलेंगे हाँ ये तो। एक मैंने अवार्ड और उठा लिया है, मैं अभी इसको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं सेकंड प्लेयर कौन है? साहिल चौहान फर्स्ट है ना, मतलब फास्टेस्ट में। ये मेरे हाथ में अवार्ड है, जो मुझे आंसर देगा लालची। अभी मिला ना पुरस्कार? चलो चलो, इनके पास आते हैं यार। तुम्हें मिल तो गया भाई, अभी दिया तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें। हाँ, गिफ्ट नहीं चाहिए? यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। उधर देख के आपको बोलना है। हाँ, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। बता सकते कितने गेंदों में किया था ना? और साहिल वाला बता सकते कितने गेंदों में किया था? साहिल चौहान था शायद, उसने 27 गेंदों में किया था। अपना नाम बताइए आप। राहुल चौधरी। राहुल चौधरी, राहुल भी हमारे वैसे प्लेयर है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में रह चुके हैं। तालियां एक बार जोरदार हो जाए राहुल के लिए, जोरदार वाली। सो आई गेस इस सवाल की ब्रीफिंग मेरे को देने की जरूरत है ही नहीं, आपने ऑलरेडी बता दिया कि 27 गेंदों में साहिल जी ने अपना T20 का जो शतक है पूरा किया। और यूनिवर्सल बॉस जैसे आपने बताया क्रिस गेल को कहा जाता है, वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने अपना जो T20 का शतक है वो 30 गेंदों में पूरा किया था, और ये सेकंड फास्टेस्ट है। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाए। अब जब स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं आए दिन सुनता रहता हूँ आमतौर पे, कि स्पोर्ट्स इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब लोग खेलते हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं। आज हमारे बीच में एक फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर इमरान खान की। प्लीज़ एक बार तालियां जोरदार हो जाए इमरान जी के लिए।
थैंक यू सर, थैंक यू। इमरान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। पर्सनालिटी अमेजिंग है आपकी, दाढ़ी वाड़ी पूरा सूट करती है। तालियां यार एक बार हो जाए भाई, बढ़िया। सर लड़की फैन है, मतलब ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है। बट खैर मैं सवाल पे आता हूँ अपने। स्पोर्ट्स इंजरी, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई थिंक आपके पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते होंगे, तो स्पोर्ट्स की जो इंजरी होती है उस पर आपके व्यूज़ प्लीज़। सर देखो, स्पोर्ट्स इंजरी का आजकल जो मेन रीज़न है, अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, वो तो अपने आप को फिट रखते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए, बट जो हम कॉमन पीपल्स हैं इनकी बात करें तो ये क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली फील्ड पे जा रहे हैं जी, विदाउट एनी प्रिपरेशन। क्यों जा रहे हैं कि हमें अपनी फिटनेस बनानी है, बट हम ये नहीं सोच रहे कि अगर हमें फिटनेस बनानी है, किसी स्पोर्ट्स में जाना है, तो पहले उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। कैसे हमें अपने वार्म अप रखना है बॉडी को, कैसे हमारे मसल्स जो है उस टाइम कॉप अप कर सके उस चीज़ पर, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इसलिए इनका बेस्ट ऑप्शन है हमारा कि किसी भी गेम्स में जब कोई भी गेम्स खेलने जाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक टेक्निक, या हम बात कर सकते हैं प्रॉपर वार्म अप करिए, डाइट होनी चाहिए, और जितनी भी न्यू चीज़ें हैं वो हमें पहले उसके बारे में देख के जानी चाहिए। तो ये एक मेन रीज़न है कि विदाउट हम अगर किसी प्रिपरेशन के किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू द अगर अदर्स बात करें तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट चीज़ हमारी डाइट, और उसके बाद प्रिपरेशन उसकी हमें अच्छी रखनी चाहिए सर। तो प्रिपेयर करें, डाइट अच्छी रखें, ऐसे ही आंख बंद करके ना चले जाएं, फॉलो ना करें, और स्पेशली सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसे नहीं आंख बंद करके फॉलो करना है। आई थिंक यही बोलना बिल्कुल बिल्कुल सर। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए इमरान जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रमुख समझौता किया गया था एक पेरिस समझौता नाम से। आपको मुझे ये बताना है कि पेरिस समझौता था, ये जो समझौता था ये किस वर्ष में किया गया था, किस साल में किया गया था। जलवायु उसको लेकर के एक समझौता हुआ। पीछे अभी आया था मैं, तो मैं आगे नहीं आया। सही बात है, आगे नहीं आया हूँ। हाँ आपसे पूछ लेता हूँ। 2015। अच्छा, कंफर्म है आप? पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। नाम बताइए अपना। भावना सैनी। भावनाओं में बहके तो नहीं कह रही हैं आप? ये सही जवाब है आपका। आवाज़ आ गई थी 2015 इन्होंने बोला है। सही जवाब है। अवार्ड दे दिया जाए या रख लिया जाए? दे दिया जाए भाई। तालियां हो जाए एक बार जोरदार। अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि नहीं अवार्ड बचा लो हमारे लिए, अभी अवार्ड्स और भी हैं, क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं। बट एक बार वापस से तालियां जोरदार हो जाए इनके लिए, भावना के लिए। 195 यानी 195 अगर हम बात करें देशों की, तो 2015 में 195 देशों ने मिलकर के जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने का ये लक्ष्य रखा, और ये जो समझौता है इस पे इन्होंने साइन किया। 195 देश। तालियां एक बार जोरदार बनती हैं। चलिए मैं अगला सवाल आपसे लेने वाला हूं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने करेंसी देखी हमारी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोट। अभी आजकल डिजिटल इंडिया हो गया, हालांकि काफ़ी डिजिटल पेमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, बट अभी भी करेंसी चलती हैं। आई गेस समोसा खाने जाते होंगे तो शायद वो नोट निकालते होंगे आप लोग। कितने लोग हैं ऐसे अभी भी समोसा नोट निकाले खाते हैं या डिजिटल पेमेंट करते हैं? कोई है ऐसा? मिक्स है, कोई समोसा खाता है तो नोट निकालता है। तो जब आप नोट निकालते हैं तो मेरा सवाल जो आ रहा है वो 10 रुपए के नोट से आ रहा है, जो नया प्रिंट हुआ है ना, नया वाला जो नोट है। आपको मुझे बताना है जब उस नोट को आप पीछे टर्न करते हैं तो कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है या कौन सी ऐसी जगह है वहाँ का चित्र उस 10 रुपए के नोट पर अंकित है। आपको मुझे उस जगह का नाम बताना है। वाह, अभी तो बता रहे थे कि 10 रुपए का नोट यूज़ नहीं करते हो, अभी इतने सारे हाथ खड़े हो गए। सर ये मोटू कहाँ से मोटू लग रहा है भाई? अच्छा खासा आदमी, खाता पीता। यार कंफ्यूज कर दिया मेरे को अब। चलो एक बार अब मैं देखूंगा। सब नीचे कर लो वापस हाथ। अब मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली किसने हाथ खड़ा किया। फटाफट कॉन्फिडेंस से। सॉरी ऐसे खड़े हो गए यार, ये तो टफ कर रहे हो यार आप लोग। अरे मोटू से पूछ लेते हैं यार। बताओ भाई मोटू यार।
कोणार्क सूर्य मंदिर। अरे माइक तो आने दो मेरे भाई, बोलो यार आसुर। हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। एक मिनट जवाब सुनने दो, फिर बोलो सुनाई नहीं दिया। हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या हो गया भाई, इतने सीरियस क्यों हो? खाना खा के आए हो आज? हाँ। नाम बताओ अपना। मोहित सैनी। तो मोटू क्यों बोल रहे हैं आपको? घर का नाम मोटू है? हाँ। कोई बात नहीं, प्यार से कुछ भी बोल सकता है, दोस्त है अपना। मोहित के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाएं भाई, जोरदार वाली हो जाएं। ओके, सो बिल्कुल सही जवाब है सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर की ये चित्र है और बताना चाहता हूं आपको, सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है ये, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपने अपना नाम अंकित कराया हुआ है। देश का ही नहीं बल्कि देश का नाम दुनिया में रोशन करने वालों में से एक ये स्थान है। तालियां जोर से शोर से बजनी चाहिए प्लीज। चलिए, बहुत सारे यंगस्टर्स आए हुए हैं, तो मैं एक एक्सपर्ट को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का भी होगा। 21st सेंचुरी आ चुकी है, AI बढ़ रही है, जॉब्स का क्या होगा, जॉब को हम कैसे पाएंगे, अच्छी जॉब हम कैसे हमारी लगेगी, जॉब में हमारे प्रमोशंस कैसे होंगे। तो हमारे बीच में राजा सरकार जी आए हुए हैं, कॉर्पोरेट रिलेशंस में आप मैनेजर हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं राजा के लिए। राजा जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे वही आ रहा था, कॉर्पोरेट रिलेशन जब आप मैनेज करते हैं तो आप दोनों तरफ से देखते हैं, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, डिमांड करती है, और स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है और एक्सपेक्टेशंस हैं। आप दोनों में बताइए प्लीज़ कि किस तरह से अपने आप को एक युवा या एक जॉब सीकर प्रिपेयर करें मार्केट में, जो एक्सपेक्टेशंस कंपनी की हैं उसके लिए। आपके क्वेश्चंस के जवाब देने से पहले आई विल स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट कि आज के डेट में सभी बोलते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बट हम लोगों ने जो देखा है मार्केट में जॉब है, बट थिंग इज दे नीड अ स्किल लेबर्स, लाइक दे नीड अ स्किल वर्कर्स जी। तो इसीलिए क्या आज के डेट में AI, मान लीजिए ML, वर्चुअल रियलिटी, बहुत कुछ मार्केट, SaaS, बहुत कुछ चल रहा है, बट कंपनीज को वही बंदे चाहिए जिनको प्रॉपरली उन लोग को यूज़ करना या तो काम करना उसमें आता है। तो हर एक कंपनी के पास उनके पास रिक्वायरमेंट है, मगर कंपनी वालों को मिल नहीं रहे जो बच्चा उस टेक्नोलॉजी पे काम कर पाए। इधर बच्चों को टेक्निकल नॉलेज में या तो बेसिक उसमें थोड़ा सा इशू रहता है, नहीं तो टेक्नोलॉजी प्रॉपर ट्रेनिंग या तो सर्टिफिकेशन नहीं होते। तो कंपनी का वैसे बंदे हमेशा चाहिए होता है जिनको सर्टिफिकेशन हो, नॉलेज हो, काम करना आता हो। तो मार्केट में जॉब्स है, बस ये जॉब लेने के लिए बच्चों को तैयारी करना पड़ेगा। जो बच्चे तैयार होंगे उनको जॉब मिल जाता है, जो तैयार नहीं होते उनको जॉब नहीं मिलता। मार्केट आज के डेट में जितने भी सारे टेक्नोलॉजी, AI, ML, वर्चुअल रियलिटी, बहुत कुछ चल रहा है, मगर ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट जो पहले भी था, जावा, .NET, PHP, इस पर भी काम चल रहा है। ऐसे नहीं है कि AI चल रहा है तो मेरे को AI में ही काम करना, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा। आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अच्छा काम कर पाते हो, जॉब आपको उसी टेक्नोलॉजी पे ही मिलेगा। क्योंकि AI में हो, जो भी हो, बिकॉज दे आर द हाई एंड प्रोडक्ट्स। कुछ ही कंपनीज होंगे जो AI में या तो ML में या तो वर्चुअल में काम करते होंगे, मगर बाकी सारे कंपनीज तो .NET पे, PHP पे, SaaS पे ही काम करते हैं ना। तो आप अगर उसमें अच्छे हो तो आपको आराम से उसमें जॉब मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, मगर आपको ग्रैब करना है, आपको उससे तैयारी करने होंगे। ऐसे नहीं कि आपको एक दिन में या 2 दिन में, ऐसे एग्जाम नहीं है ना, एक रात में पढ़ लेंगे तो अगली जगह सुबह तक एग्जाम के लिख देंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। ऐसे कंपनी में जॉब नहीं मिलते। जॉब लेने के लिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करना पड़ता है, देखना पड़ता है स्टार्टिंग कि कहाँ से आपका बेस है। बेस आपको जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, यू विल नेवर गेट अ जॉब। क्या बात है, तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए राजा के लिए। थैंक यू सो मच राजा, थैंक यू। देखिए, बात बहुत पते की है और मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूं, वो भी मुझे बताते हैं, क्योंकि जॉब की बात राजा जी ने करी इसलिए बोल रहा हूं। जब वो मुझे बताते हैं कि सर दूरदर्शन बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि जो ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, ये आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को जॉब में हेल्प करता है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार इनके आंसर के साथ साथ दूरदर्शन की पूरी टीम के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए प्लीज। क्या काम कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रश्नों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद।
आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, जयपुर एंड कोलकाता। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। IEM UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline, and foreign study opportunities. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा थोड़ा सा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ आ रहा है। एक बहुत ही डायनामिक सुपरस्टार पर्सनालिटी जिनको शोमैन के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राज कपूर जी की। आपको मुझे ये बताना है कि राज कपूर जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, और अगर हम वर्ष 2024 की बात करें तो कौन सा जन्म दिवस 2024 को डेडिकेटेड था उनका। आपको मुझे वो दोनों चीज़ें बतानी है। मैं अरे दोबारा करो एक बार हाँ दोबारा। अरे बैठे बैठे करो, कैसे मेरे को बुला रहे थे। नहीं, मैं आपके पास तो आ ही रहा हूं। अभी रिसेंटली शादी में गए थे? कल गया था। कल गए थे। नोट वोट उड़ाए वहां पे? लूटे थे मैंने तो। लूटे थे। प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आदमी काम आती है, वो दिख जाता है आदमी के एक्शन में। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे आंसर पूछ लेता हूँ। नाम बताइए पहले अपना। राहुल सैनी। राहुल बहुत है यहाँ पे, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बताइए। 14 दिसंबर 1924। एक बताओ यार, ये 24 है पक्का? 49 कहाँ से आया फिर? वो तो आ गया आज़ादी के बाद में याद आ गया। अच्छा, और कौन सा जन्मदिन 2024 में? ये नहीं पता मेरे को। ये तो आधा थोड़ी ना यार, ऐसे तो पूरा बताओ यार। ऐसे तो बोलने से क्या होता है? अरे बोलने ही तो जवाब, और कैसे दोगे? इशारों बताओगे? जवाब तो बोल के बताओगे ना यार। आधा जवाब मिल चुका है, आधा मेरे को चाहिए। अच्छा एक सेकंड। जवाब के साथ साथ कोई अगर मुझे उनका डायलॉग भी बता सकता है, वो वाले हाथ खड़ा करें। कोई भी? यस। डायलॉग कौन बता सकता है उनका? मैडम बता सकती हैं, आप बता सकते हो डायलॉग? नहीं, डायलॉग जो बता पाए वही हाथ खड़ा करें। चलो इनसे आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ, दोनों खड़े हो रहे हैं। आप खड़े हो जाइए। आप तो बोल चुकी ना, आपने बताया था भारत बदल रहा है। इनाम नहीं मिला है? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा वो भी। हाँ, 100वां जन्मदिन और डायलॉग था, अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती और बुराई की कोई हद नहीं होती। ओके। अंत नहीं होता। हद, अंत। अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती, बुराई का कोई अंत नहीं होता। अच्छा ओके, आपका नाम बताइए। मेघा चौधरी। क्या जवाब सही है मेघा का? yes. तालियां एक बार जोरदार हो जाए मेघा के लिए। चलो अभी तालियां एक बार इनके लिए भी हो जाएं। आधा पर्दा सही जवाब सही दिया था। और बुलाने का तरीका बहुत बढ़िया था भाई। तालियां जोरदार हो जाए एक बार राहुल के लिए। मैंने अभी कर दिया, ऐसा हर सवाल में नहीं चलेगा आधा जवाब। सोचो कि दो इनाम आ रहे हैं, आधे देंगे हम, ऐसा नहीं हो। कभी कभार डिस्काउंट चल जाता है मार्केट में, बाकी नहीं चलता। बट तालियां अपने लिए प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। 14 दिसंबर 1924, 100th बर्थडे इन 2024। दोनों के जवाब बिल्कुल सही हैं। शोमैन के नाम से आप जाने जाते हैं, आज भी जाने जाते हैं। और इनकी कोई आइडेंटिटी है? आप किसी और रूप में इनको जानते हैं? निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, एक्टर भी थे, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी जब हम बात करते हैं। एक डायलॉग तो आपने बोल दिया, एक डायलॉग मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका एक और फेमस डायलॉग है, वो है हम तो दिल के सौदागर हैं, दिल खरीदते हैं, दिल बेचते हैं। और ये किस फिल्म में था? फिल्म संगम में। और जो डायलॉग आपने बताया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो फिल्म धर्म करम में था। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए राज कपूर जी के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है विश्व लेवल पे चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ। आपको मुझे बताना है कि चेस वर्ल्ड का चेस चैंपियन की अगर मैं बात करूं
तो यंगेस्ट चेस चैंपियन 2024 में वर्ल्ड का कौन है? हु इज द यंगेस्ट वन जिन्होंने वर्ष 2024 में यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन? हाथ कॉन्फिडेंटली खड़े नहीं हो रहे। वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन 2024, आपने बताया? नहीं बताया। दो ही हाथ खड़े हुए हैं। तीसरा ये ऐसे थोड़ी ना होता है यार, एक सपोर्ट कर रहे हो, नहीं दो ही खड़े हुए, हम दो में से लेंगे। किनका? इनका। फिर ये हाथ दुख गया तो नीचे कर लिया इन्होंने। क्या लग गया? डर लग गया। कोई बात नहीं, अब डर तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए ना। उनके पास आ जाता हूं मैं पीछे से। हाँ मुकेश। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मौका ऐसे ही आता है। अब इनके पास आ जाता हूं मैं जी। So his name was D. Gukesh. Was? I mean he is Gukesh. D. Gukesh. D. Gukesh. Yes, ओके, sir. अपना नाम बताइए। Bindya Makhria. बिंदिया। Yes, बड़ा फेमस नाम है, बॉलीवुड में बड़ा सुना है इस नाम को हमने। सही जवाब है इनका। Yes, बिल्कुल सही जवाब है। Yes, sir. डी गुकेश नाम है इनका। आप ये बता सकते हैं कितनी एज में इन्होंने ये? 18. 18 ईयर्स में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है। कंफर्म? लॉक किया जाए? तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कम लोग, शायद मेरे को लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन था, कम लोगों को आइडिया था। कुछ लोग विश्वनाथन आनंद का नाम ले रहे थे, कोई किसी का नाम ले रहा था। आई थिंक कंफ्यूजन था, बट मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर था। मैंने यंगेस्ट का आपसे पूछा था 2024 में, यंगेस्ट जो वर्ल्ड चैंपियन है चेस के अंदर, और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। आप आसपास थे, वो गुकेश मुकेश हो गया, और नाम ही जब गलत है तो फिर पुरस्कार मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको बताना चाहता हूँ 18 वर्ष की उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में आपने कीर्तिमान हासिल किया है। और किसको, अच्छा कोई मुझे बताता है किसको हराया था ये? कोई बताता है या मैं आऊं ही नहीं? किसको हराया इन्होंने? जीते हैं तो किसी ना किसी से जीते होंगे ना। कोई मुझे उस प्लेयर का अगर नाम बताएगा तो मैं अवार्ड दे दूंगा। हाँ हाँ, सोचो सोचो, तुझे तो पता था यार। ट्राई करना चाहते हैं? ट्राई करते हैं। एक ही हाथ उठाए, अब दूसरा उठाए जी। लिंगडैंग। लिंगडैंग। लिंगडैंग थोड़ा सा गलत है आपका आंसर, लास्ट अगर स्पेशल बात करूं तो, बट बहुत क्लोज हैं ये। अच्छा, कहाँ से ये प्लेयर ये बता रहे हैं? चाइना। चलिए इनको मैं जवाब, आपका नाम बताइए आप। अक्षय कुमार। अक्षय, बॉलीवुड वाले बड़े आ रहे हैं आज, क्या बात है। राहुल, अक्षय कुमार, बिंदिया, तालियां हो जाए भाई एक बार जोरदार वाली। तो जवाब बिल्कुल सही है आपका, और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा था ना गलती हो गई है। मैं आपको इनका नाम एग्जैक्ट बताता हूँ। चीनी ग्रैंड मास्टर हैं ये, डिंग लिरेन। आपने शायद डिंग लैन ऐसा कुछ बोला था, तो लिरेन नाम है इनका, और इनको ये हरा करके यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन हुआ है। तालियां जोर से होनी चाहिए प्लीज। बस मन करता रहता है सवालों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, जवाब वहां से आते रहे, हाथ ऐसे खड़े होते रहे, हम ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। बट जाने से पहले हम एंजॉय करेंगे एक रंगारंग प्रस्तुति। फिर मिलेंगे आपके साथ में, इसी तरह अपना प्यार देते रहें, और आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। चलते हैं, एंजॉय करते हैं रंगारंग प्रस्तुति। तालियां एक बार जोरदार।
आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता।